आप आराम से बैठ के चिल कर रहे हो, अचानक से आपके फोन पे एक कॉल आती है। आप फोन उठाते हो, सामने से बहुत ही कड़क आवाज में कोई बोलता है, मैं पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूँ, ये आपने क्या कर दिया है, आप पर एफआईआर हो जाएगा, पैसे भरो वरना अरेस्ट हो जाओगे। कांप जाओगे ना आप भी, ऐसा ही होता है। हाय, मैं हूं आरजे रोहन एंड वेलकम टू बंधन बैंक कनेक्ट। आज के एपिसोड में हम साइकोलॉजिकल स्कैम के बारे में बात करेंगे, डिजिटल अरेस्ट स्कैम। सबसे पहले हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे सर का स्वागत करते हैं। सर वेलकम। कैसे हैं रोहन? सर एकदम बढ़िया हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कोई नया साइबर क्रिमिनल पकड़ा आपने? लगातार पकड़ रहा है, लगातार चल रहा है। तो सर इससे पहले आपसे बातचीत आगे बढ़ाए, हमारे साथ बंधन बैंक लीडरशिप से एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। हमारे साथ है सीआईओ मिस्टर पिनाकी हलदर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? हाय रोहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ बंधन बैंक कनेक्ट। मिस्टर दुबे, थैंक यू सो मच फॉर स्प्रेडिंग साइबर अवेयरनेस विद बंधन बैंक। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बैंक कौन से ऐसे मेजर्स लेता है जैसे कस्टमर्स के अकाउंट की सिक्योरिटी मेंटेन रहे? हम एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी। द बैंक यूजेस टेक्नोलॉजीज सच एज फायरवॉल्स, multi-factor authentications, encryptions, and enforces strong password policies, and has implemented several measures to detect and prevent fraudulent activities. We also focus on limiting sensitive data. We provide user training and conduct various awareness activities as well. For example, sending regular awareness communication through social media, SMS, emailers, and our website. And most importantly, something we should all remember, डर या पैनिक बिल्कुल ना करें। अगर आप साइबर क्राइम या फ्रॉड का शिकार होते हैं, कॉल 1930 इमीडिएटली और विजिट www.cybercrime.gov.in, which is the National Cyber Crime रिपोर्टिंग पोर्टल। राइट, थैंक यू सो मच सर। और सर ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया कि डर और पैनिक में आके कोई भी डिसीजन लेना इज एग्जैक्टली व्हाट स्कैमर्स एंड फ्रॉडस्टर्स वांट। तो आप भी इस फियर ट्रैप को समझना चाहते हैं अगर कि कैसे आपको स्कैम किया जाता है, तो वो समझाने के लिए हमारे साथ अमित दुबे सर हैं। तो सर इसी के बारे में अब डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से स्कैमर्स जो हैं वो अब हमें ठग रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझने की बात है कि ये एक वेल प्लान मूव होता है। ये कोई एक क्रिमिनल आपके संग नहीं डील कर रहा होता है, इसमें पूरी उनकी टीम होती है जी, और उनके पास आपकी बहुत सारी डिटेल्स भी होती हैं। यदि आप गौर से देखेंगे तो जितने भी डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए हैं, ये उन लोगों के साथ हुए हैं जो लोग पैसे वाले थे। ऐसी गरीब के संग नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 15,000 रुपये निकले और 5 दिन तक डिजिटली अरेस्टेड था कोई। ऐसा तो नहीं हुआ। अभी परसों की एक न्यूज़ है कि एक व्यक्ति 103 दिन तक डिजिटली अरेस्टेड था, 103 डेज। इससे पहले जो मैक्सिमम दिन थे मेरे ख्याल से 26 डेज थे, जो ग्वालियर में किसी के संग हुआ था जी। और 5, 7, 15 दिन वाले तो बहुत केसेस हो चुके हैं। राइट। आप सोचिए कि आपको 103 दिन तक एक पल को भी एहसास नहीं होता कि सामने वाला फेक हो सकता है। सर मैं यहाँ पे चाहूँगा, इससे पहले हम इस पॉइंट को आगे और समझिए कि अगर आप एक बार इजीली समझा सके कि डिजिटल अरेस्ट है क्या और कैसे ये 50 दिन 100 दिन तक खिंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये गेम प्लान कैसे होता है। आपको एक IVR कॉल आता है पहले जी। अब IVR कॉल क्यों आ रहे हैं? नॉर्मल भी आ सकता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि IVR कॉल के थ्रू फ्रॉड नहीं हो सकता। ये तो एक ऑथराइज ऑटो जनरेटेड कॉल है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। IVR कॉल आप समझते हैं, जो रिकॉर्डेड कॉल्स आते हैं आपको, और उसमें आ गया कि आपका कोई कुरियर वापस आ गया है और आपको उस डिटेल के लिए 9 दबाइए और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। तो आपको लगता है कि हो सकता है कोई कुरियर आ गया हो। अब कई बार आप कुरियर भेजते हैं, कई बार आप ऑनलाइन चीज़ें भी मंगाते हैं, गिफ्ट मंगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो आप 9 दबा देते हैं। जैसे ही आप 9 दबाते हैं, क्रिमिनल आधी लड़ाई जीत जाता है। उसके बाद अब आप देखिए कैसे साइकोलॉजिकली आपसे खिगला जाएगा। आप सामने वाला फ़ोन उठाएगा, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर वो हमारा कोई कुरियर है, वो वापस आ गया। ऐसा कोई कुरियर कभी था ही नहीं, पर आपके दिमाग में एक चीज़ सीड इन कर दी गई कि ऐसा कोई कुरियर है। राइट। पहली चीज़ तो वही जीत गया वो। अच्छा, आपका कुरियर है, क्या डिटेल है, आपका एड्रेस बताइए। अच्छा हाँ, आपका कुरियर तो है, आपका तो कुरियर आया हुआ है, वापस आ गया। यस यू आर राइट। हाँ सर, वो क्या है, कैसे क्या करना है। अरे पर इसमें तो FIR हो रखी है इस कुरियर पर। तो FIR? हाँ, इसमें तो पासपोर्ट मिले हैं, कुछ ड्रग्स मिली हैं MDMA और ये सब, और कुछ करेंसी भी मिली है। इसमें तो FIR हो रखी है, इसमें मुंबई क्राइम ब्रांच जिसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अरे नहीं सर, वो हमारा कुरियर नहीं, मेरा हो ही नहीं सकता सर, मैं ऐसा क्यों बेचूंगा। नहीं अभी आपने कहा आप ही का कुरियर है। अरे नहीं मैं क्यों बेचूं सर,
अब आप घबरा गए। जैसे आप घबरा गए, अगली कोई बात नहीं सर, यदि आपका कुरियर नहीं है तो आप घबरा क्यों रहे हैं? सही बात। आपका नहीं है ना कुरियर? नहीं सर हमारा कुरियर है नहीं। तो आप पुलिस को बता दीजिए कि आपका कुरियर नहीं है, बात खत्म। हाँ सर मैं तो बता दूंगा। तो मैं आपको मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए और उनको स्टेटमेंट दे दीजिए। ये व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है आपके हिसाब से। अभी तक आपको लग रहा है कि सब सही चल रहा है ना आपके हिसाब से, क्योंकि इस व्यक्ति ने मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपको मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप उस पर कैसे डाउट करोगे ये फ्रॉड हो सकता है? तो आधी लड़ाई यहाँ जीत गया वो। अब जैसे आप मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट होते हो, वो सामने वाला कहता है हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर वो कोई मेरा कुरियर आ गया वापस जो मेरा है नहीं सर, और वो उसमें कोई FIR पर तो वो डांटना शुरू कर देगा आपको। और यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर है, इस समय वो पुलिस ऑफिसर इम्पर्सनेट हो रहा है। प्रॉपर। अभी ऑडियो कॉल चल रही है। अच्छा। अभी ऑडियो कॉल चल रही है और उसके बाद वो बोलेगा कि डिटेल दीजिए अपना, तो आपके बहुत सारी डिटेल। अच्छा इससे पहले आपके बहुत सारी डिटेल ये कॉल सेंटर वाला ले चुका है, वो फॉरवर्ड हो गई। ये डिटेल वहाँ जा चुके हैं। उस डिटेल के बेस पे आपका अरेस्ट वारंट बन चुका है, जिसमें आधार नंबर है, एड्रेस है, सब कुछ है। वो तो इसने पूछ लिया था ना आपका। तो आप देखिए इतना क्विकली होता है, आपको समझ नहीं आएगा कि इसके पास अरेस्ट वारंट रेडी कैसे, और FIR भी की कॉपी भी है। अब वो आपसे कहेगा अच्छा रुकिए इसमें तो सीरियस FIR है, इसमें तो CBI भी इन्वॉल्व है, ED भी इन्वॉल्व है, सारे नाम ले देगा जिससे आप डर सकते हैं जी। और एक काम करो, पहले तो आप एक लिंक भेज रहा हूँ, जरा खोलो उसको। अब आप एक लिंक खोलोगे, वो होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फर्जी वेबसाइट, क्लोन वेबसाइट। अब आप इतने घबरा चुके हो कि आप वो चेक नहीं करते। उस वेबसाइट को खोलोगे तो आपको CGI की फोटो दिख रही है, सारे डिटेल्स दिख रहे हैं, डाउट नहीं कर रहे हो आप। इसमें अपना नाम सर्च कीजिए, तो आप नाम सर्च करोगे, जैसे ही नाम सर्च करोगे तो FIR की कॉपी और अरेस्ट वारंट की कॉपी दिखेगी। डाउनलोड कीजिए, अब डाउनलोड करोगे तो उसमें आपकी फोटो है, आपकी डिटेल है। अब आपके हाथ में भूल जाएंगे मेरे खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। आप पहले ये बताइए कि आप खुले कैसे घूम रहे हैं? अरे सर पर मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला हुआ, पहले तो आपको जेल में होना चाहिए। अब आप सरेंडर होने शुरू हो रहे। नहीं सर मेरी जॉब चली जाएगी, सर मेरी नौकरी, आप मुझे गवर्नमेंट, आप तो मुझे बचा लो सर, कुछ प्लीज 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 पे आ जाओगे आप। अच्छा रुको, फिर पहले वो पूरा साइकोलॉजिकली आपको कंट्रोल करके मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखिए आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप डिजिटली अरेस्ट हो जाओ या फिजिकली अरेस्ट हो जाओ। तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? मैं आपको ऑप्शन ही ऐसे दे रहा हूँ ना कि आप वही सिलेक्ट करोगे जो मैं चाह रहा हूँ। राइट। अरे सर आप प्लीज ये डिजिटल कर वाला कर लो सर, फिजिकली तो मत करो। अब आपको पता ही नहीं डिजिटल नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये वर्ड ही इलीगल है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, वो कुछ ऑनलाइन स्काइप वगैरह इंस्टॉल करा देगा। एक लिंक भेज रहा हूँ, वो अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा जिसमें आपको मुंबई क्राइम ब्रांच का लोगो भी दिख रहा है। आप डरते डरते वीडियो कॉल पे आ जाओगे। बोले अब ये वीडियो कॉल बंद नहीं होगी कभी, अभी वीडियो कॉल स्टार्ट हो गई है, आप डिजिटली अरेस्टेड है। फ़ोन चार्जिंग रखना, कॉल बंद मत करना, वॉशरूम भी जाओगे तो परमिशन के संग जाना, फ़ोन लेके जाना, ऐसे वाला मामला होगा। और सोचिए लड़की है कोई तो और कांप चुकी है कि अब मेरे संग क्या हो रहा है, और ये किसी को बताएंगे नहीं। आप किसी को बताएंगे तो आपको NSA लग जाएगा, 20 साल की जेल हो जाएगी। किसी को भी नहीं बताना है, तो अपनी वाइफ को भी नहीं बताता आदमी, दोस्तों को, किसी को भी नहीं बताता, और घर के अंदर रहेगा और फिर ट्रॉमा शुरू होगा। अब इस ट्रॉमा में क्या है कि आप वीडियो कॉल पर हैं, पहले आपसे सारे बैंक डिटेल्स ले लिए जाएंगे कि आपने अपने बैलेंस क्या है, कहाँ कितना पैसा है, सब बताइए आप। जांच चल रही है और जब तक ये जांच चलेगी ये कॉल बंद नहीं होगी। फिर आपसे कहा जाएगा कि ये पैसा एक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि ये पैसा आपने इलीगली कमाया है, जब तक जांच पूरी नहीं होती आप यूज़ नहीं कर सकते। आप वो पैसा को ट्रांसफ़र करने लगे। फिर आपसे अगले दिन कहा जाएगा कि देखिए अब जांच इस लेवल पे आ गई है कि कुछ पेनल्टी आइडेंटिफाइड हुई है, तो वो पेनल्टी दे दीजिए और पैसा। अब आपके अकाउंट में पैसा है ही नहीं, तो आप अपने बैंक से लोन लेते हो, वो दे देते हो, FDs तोड़वाते हो, वो देते हो, आप देते रहते हो, मतलब वो सब कुछ करवा देगा ना। उसके बाद गोल्ड भी बिकवा देता है आपका, सब बिकवाता है। 103 दिन समझ रहे हैं आप? 103 दिन में तो लोगों ने जमीन जायदाद बेच दी। जो 103 दिन वाला केस है उसमें लैंड बेच के आ गया बंदा, और फोन ऐसा ऑन है। अच्छा 103 दिन तक आपकी कॉल नहीं कटी है? कॉल नहीं कटता, मतलब कॉल कटेगा फिर लगाएगा, वो ऐसे कनेक्टेड रखेगा आपको कि आप पूरे टाइम ट्रॉमा में। उसके बाद वो एक व्यक्ति था दिल्ली में, एक ब्रांच में गया, वो अपना वो लोन लेने गया था और डिजिटली अरेस्टेड था। तो ब्रांच मैनेजर ने नोटिस किया कि उसका फ़ोन ऑन चल रहा है। उसने कहा ये कुछ चल रहा है आपका? उसको लगा कि रिकॉर्डिंग कर रहा है। नहीं सर कुछ नहीं, घबरा गया। समहाउ उसको पता था, तो उसने कहा नहीं आप ये कॉल पे हो, ऐसा है कहीं कोई आपको डरा तो नहीं रहा, धमका तो नहीं रहा, अपनी लोन ले रहा हो। वो व्यक्ति कह रहा नहीं कुछ, क्योंकि वो इतना डरा हुआ है, उसको लग रहा मैं बता दूंगा तो मुझे 20 साल की जेल हो जाएगी। राइट। तो बता ही नहीं रहा, वो भाग रहा है। उसने दौड़ाया किसी को, इसको पकड़ो भाई, ये डिजिटली अरेस्टेड है। इसको जबरदस्ती समझाना पड़ा फ़ोन छीन के कि इसको कॉल को बंद कर भाई। एक लखनऊ में एक राइटर हैं, उनके संग हुआ। तो वो मुझे मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपको 7 दिन समझ में नहीं आया कि आप एक पल को भी किए गड़बड़ हो सकती है? तो मुझे बोलते हैं अमित वो इतने अच्छे लोग थे, वो जिस तरीके से वो बात कर रहे थे
कि मुझे नहीं हुआ डाउट। मैंने कहा क्यों? बोले जैसे वो शुरू हुई वीडियो कॉल, मैं रूम के अंदर था, मेरे पीछे कुछ बुक्स रखी हुई थी, तो बोलते हैं ये बुक्स क्यों रखी हैं पीछे? तो मैंने कहा मैं राइटर हूँ। क्या लिखते हैं आप? मैं कविताएं लिखता हूँ। तो सुनाइए फिर। तो मैंने सुनानी शुरू की, तो तारीफ शुरू कर दी, वाह वाह क्या लिखते हैं आप, तो बहुत अच्छा लिखते हैं आप, तो आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आपको जल्दी छोड़ देंगे। तो बोले मुझे लग रहा है हेल्प कर रहे हैं। बोले इन्होंने 4-5 दिन मेरे से कविताएं सुनी और मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ कि ये लोग फेक हो सकते हैं। यहाँ तक कि वो अपना खाना भी रूम के अंदर मंगा रहे थे वाइफ से। तो वाइफ को कुछ गड़बड़ लगी कि ये कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। राइट। तो उन्होंने अपने बच्चे को बता दिया जो यूएस में या कहीं बाहर रहता है, उसने इसके बारे में सुन रखा था। तो उसने बोला कि उनको निकालो रूम से बाहर, कुछ गड़बड़ है। लिटरली लोगों को उनका दरवाजा फोर्सिबली तोड़ के खुलवा के अंदर जाना पड़ा, तब जाके उनको समझाया कि उसको बंद करो कॉल। तो आप समझ रहे हो कि ये इस सिस्टमेटिकली इस हद तक होता है कि आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, कितना भी इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि ये केसेस बड़े बड़े बिजनेसमैन के संग हो चुके हैं जिन्होंने करोड़ों दे दिए, 7 करोड़ 8 करोड़। कंपनीज के SVP सीनियर VPs उनके संग हो चुके हैं जो टेक्निकली साउंड है, ऑफकोर्स बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग हैं। लॉयर्स के संग हो चुके हैं। ऐसा कोई सेगमेंट नहीं बचा जहाँ कोई विक्टिम ना हो। तो आप यदि सोच के बैठे हैं कि नहीं नहीं आपके संग नहीं होगा, ये आप तो समझ जाएंगे, तो ये गलत फहमी है। जब तक ये सब मैं बता रहा हूँ ना, सबको नहीं पता है, तब तक आपके संग खतरा है। 16 बिलियन पासवर्ड लीक हुए। दुनिया में लोग कितने हैं? 8 बिलियन। इंटरनेट कितने लोग यूज़ करते हैं? 4 बिलियन। और आप सो रहे हैं कि मेरा थोड़े ना लीक हुआ होगा। मेरा कैसे हो सकता है? मेरा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भैया 16 बिलियन लीक हुए हैं तो आपका तो हो गई। अब किस किस चीज का होगा? तो इसलिए आप किस संग नहीं होगा वाली सोच से बाहर आ जाएं और थोड़ा सा सिक्स्थ सेंस डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो एक तरीका है जी। यही कल के दिन कोई दूसरा वर्ड पॉइंट करके IRS फ्रॉड होते थे, इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम को इम्पर्सोनेट करके जो US का है, लोगों को कॉल जाता था जी कि आपने टैक्स एवेजन किया है और आपको पुलिस पकड़ लेगी अभी, और मैं पुलिस भेज रहा हूँ, और सायरन भी आता था। मतलब आप समझ रहे हो, वो लोग इतने स्मार्ट थे कि वो 911 या कुछ कॉल होता है US में, वहाँ कॉल करके उस एरिया में पुलिस बुला लेते थे। अब चूंकि आपके एरिया में पुलिस आ रही तो आप सोचते थे मेरे लिए ही आ रही है, मुझे अरेस्ट करने, तो और आप डर जाते। ट्रू। इस हद तक साइकोलॉजिकली आपको डराया जाता है कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता और आप नहीं सोच पाते। तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा जो है कि पहले बात तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्या कभी भी कोई आपको डिजिटली अरेस्ट कर सकता है, इवन रियल पुलिस? क्या ये नॉर्म है? अगर नॉर्म ही नहीं है तो उसका मतलब जो भी हो रहा है वही गलत है? देखिए, पहले तो ये चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूं कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई वर्ड होता नहीं है जी। ये शब्द ही क्वाइन किया है क्रिमिनल्स ने। तो कोई अरेस्ट तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ये कोई प्रोविजन है ही नहीं। अरेस्ट होगी तो फिजिकली हो सकती है और इसके अलावा नहीं होगी। दूसरा, यदि पुलिस आपसे संपर्क करेगी तो आपको फिजिकल नोटिस भेजेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव्स आया है, उसमें क्लियर कहा गया है कि आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक समन भेजकर भी किसी को नहीं इनवाइट कर सकते। यू हैव टू सेंड अ फिजिकल कॉपी ऑल्सो। ठीक है। तो आपको कॉल पर सिर्फ बुला रहा है या डरा रहा है या आप अरेस्ट वारंट भेज रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर एक और मैं समझा दूं कि सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट नहीं निकलते। मतलब लोगों को पता नहीं कि एजेंसीज काम कैसे करती हैं। आपका केस CBI में सीधे नहीं चला जाएगा। ट्रू है ना। आप CBI में केस सिलेक्टिव जाते हैं या ED के केसेस बहुत सिलेक्टिव होते हैं और उसके लिए भी कोर्ट से परमिशन आती है कि भाई ये केस इस एजेंसी को दिया जाए। ऐसे नहीं कि कल के दिन आप FIR करो और CBI इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। सो कुछ सिस्टम को समझना भी बहुत जरूरी है कि सारी एजेंसीज बहुत एक्सक्लूसिव एजेंसीज हैं। इनके नाम से आप चूंकि न्यूज़ में और TV में शोज देख के आपको जो परसेप्शन है वो ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी खतरनाक एजेंसी है। ऐसा नहीं, इनके केसेस सिर्फ तब इन्वेस्टिगेशन होता है जब कोई सेंट्रल से डायरेक्टिव आए, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी है जी। और हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट अफेयर है। यदि आप कोई क्राइम करेंगे तो पहले स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, सीधे सेंट्रल एजेंसी नहीं आ जाएगी। राइट। फिर हो सकता है कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए और कोर्ट की वजह से वो जाए, लेकिन अचानक एक कॉल आता है और आप कहते हो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी है और ED भी है और CBI भी है, और ये नहीं होता। ऐसे सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। और ऑल्सो कोई भी ऐसे डिजिटल पुलिस ऑफिसर्स नहीं है जिनका काम है कि वो 100 दिन तक बैठ के आपसे वीडियो कॉल करें। नहीं। और देखिए, प्रॉब्लम ये है कि यदि उसको ये सारे लॉजिक समझ में आ जाते तो मामला पहले दिन ही सॉल्व हो जाए। मैं इसीलिए पॉइंट स्पेसिफाई कर रहा हूँ। अब ये शायद लॉजिक उनके अब लॉजिक आ जाना चाहिए कि भैया ऐसा कोई फालतू बैठा है क्या। लेकिन लोगों को कमाल की बात है कि नहीं आता। जब तक सब कुछ नहीं जा चुका होता तब तक नहीं आता। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि
कभी भी कुछ ऐसा हो कि आपके पास कोई कॉल है, तो कौन से ऐसे 3-4 चीज़ें हैं जो दिमाग में सबसे टॉप ऑफ द माइंड आपके पॉइंट्स आने चाहिए? देखिए, सबसे इसमें 2 चीज़ें बड़े की फैक्टर होते हैं। डर जो आपका है, क्योंकि हमें सिस्टम के बारे में पता नहीं है, तो हमें कोई भी उस सिस्टम के नाम से डरा देता है। मैं आपको पासपोर्ट ऑफिस के नाम से कॉल करूं कि मैं इंडियन पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूं, और आप डर जाएंगे कि भैया आपका पासपोर्ट रेड कॉर्नर नोटिस लगा रहा हूं। जो आपने शब्द सुने वो यूज़ करेगा, तो क्या आपको लगता है यार ये तो कुछ तो हो गया मेरे साथ, या आपको अभी इसका आरटीओ के चालान के नाम पे कॉल आ जाता है, या गाड़ी उठा लेंगे, ये कर लेंगे, लोन रिकवरी के फ्रॉड होते हैं बहुत सारे। आपको कभी भी कोई डराए फ़ोन पर, तो आप सचेत हो जाए, क्योंकि कोई कागजी कार्रवाई के बिना ऐसे कोई फ़ोन पर आपको नहीं डरा सकता, सीधे एक्शन नहीं ले सकता, संभव ही नहीं है। पहले कोई पेपर वर्क होगा, पहले बुलाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी, आप नहीं जाएंगे, 2-4 बार नोटिस आएगा। आपको पता, पुलिस भी तब अरेस्ट करती है जब आदमी नोटिस पर नहीं आता, तब उसको अरेस्ट वारंट निकलवाना पड़ता है कि साहब मैं जांच उसको बुला रहा हूँ, स्टेटमेंट के लिए आ ही नहीं रहा हूँ, भाग रहा है। अब बंदा 4 बार नोटिस भेजेंगे, उसके बाद भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वो कुछ तो गड़बड़ है जी, क्योंकि उसके पास अपने आप को क्लीन करने के लिए कोई रीज़न है ही नहीं, तो भागता फिर रहा है। तब वो कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेगा कि भाई अब तो उसको पकड़ना पड़ेगा, अब जांच कैसे होगी। तो सिस्टम को समझिए पहले, सिस्टम काम कैसे करता है। और डर सबसे बड़ा हथियार है क्रिमिनल्स का, कि वो आपको डरा कर किसी भी हद तक कुछ भी करा सकते हैं। आप एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लोगे, आप OTPs भी दे दोगे, लिंक भी स्कैन करोगे, QR कोड भी स्कैन करोगे, जो भी फर्दर एक्शन पॉइंट्स हैं। दूसरा होता है कि लालच। यही 2 तरीके हैं जिसमें आप साइकोलॉजिकली वीक हो जाते हैं जी। यदि आप थोड़ा सा सचेत रहेंगे कि आपको कोई, और ये कम्युनिकेशन मीडियम 2 ही होंगे, या तो फ़ोन होगा या ईमेल होगा। अब लोगों को एक ईमेल आ जाती है कि साहब कल रात आप मोबाइल पे कुछ देख रहे थे और वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, और मैं साइबर सेल दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूँ, या किसी भी एजेंसी का नाम लेंगे, और ये इलीगल है और ऐसा है वैसा है, इसमें आप रिपोर्ट कीजिए इस थाने में, नहीं तो सीधे पैसे मांग लेता हूँ बिटकॉइन में। और नीचे साइन भी होता है, और जिस ऑफिसर का साइन है उसको मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि बेचारे का इतना इम्पर्सोनेशन हो गया है जी कि वो कहते बताइए, पता नहीं कहाँ किसी ने एक डिपार्टमेंट से लेटर निकाल लिया, उसका नाम और साइन उसमें यूज़ होता है। तो ऐसे पुलिस काम नहीं करती है, ये तो सीधे सीधे एक्सटॉर्शन जी। और तो और आपने देखा होगा, नॉर्मली जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, अकाउंट में पैसा मंगाया जाएगा। कभी कैश तो ले नहीं सकता आदमी, कैसे लेगा कैश? अकाउंट में कैसे कोई करप्शन हो सकता है? लॉजिकली जरा सोचिए, कैसे कोई व्यक्ति अकाउंट में पैसा मंगाएगा और फिर बच जाएगा? कल के दिन यदि कोई लिटरली ही करप्शन का केस भी है जी, तो भी अकाउंट से नहीं होता। तो आप थोड़ा सा सचेत, इसका मतलब तो फ्रॉड है उसका अकाउंट, मतलब ये डेफिनेटली म्यूल अकाउंट है। ट्रू। और अब कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, बैंक भी दे रहे हैं, जो ये चेक कर सकते हैं इसके थ्रू कि भाई ये अकाउंट ट्रस्ट वर्दी नहीं है, म्यूल अकाउंट है। तो आप पहले वेरीफाई करें, चेक करें, यदि किसी भी वजह से भी आपको पेमेंट करना है, बिना उसके ना करें। लेकिन सर, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई इसके चपेटे में आ जाता है, तो उसके बाद क्या स्टेप्स हैं जो उसको लेने चाहिए? देखिए सर, यदि कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो सबसे पहले तो आपको 1930 पर कॉल करना है। 1930 गृह मंत्रालय का 24 घंटे का हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर कॉल करके आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट कर सकते हैं और उस अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं जहां पर पैसा गया है। राइट। अब सवाल ये होता है कि पैसा गया आपके अकाउंट से एक्स अकाउंट में, जब तक आपने वो फ्रीज कराया तब तक वो पैसा एक्स से वाई में चला गया। जब तक बैंक को वाई के बारे में पता पड़ा, वो वाई से जेड में चला गया। तो इसको बोलते हैं लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 मूवमेंट ऑफ मनी। यदि पैसा बहुत ज़्यादा है तो वो मल्टीपल अकाउंट के थ्रू मूव करना शुरू करता है, क्योंकि एक अकाउंट से विड्रॉल लिमिटेशंस होती हैं। तो ऐसे में जितनी जल्दी आप फ्रीज कराएंगे उतने चांसेस हैं कि आपका पैसा वापस आ जाएगा। सो 1930 पर तुरंत इमीडिएटली कॉल करके अकाउंट फ्रीज करा देना है। वो आपसे कहेंगे कि केस www.cybercrime.gov.in पर भी डाल दीजिए। तो ये ऑनलाइन पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। ठीक है। इस पर अपना डिटेल, ट्रांजेक्शन डिटेल्स, कैसे फ्रॉड हुआ, सारा बता दीजिए। उससे वो क्लासीफाई हो जाएगा केस की भाई ये केस क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का है, ये केस डिजिटल अरेस्ट का है, ये केस सोशल मीडिया क्राइम है, ये केस रीसेल जो आप बात कर रहे थे, हम पुरानी चीज़ें बेचने वाली जो वेबसाइट है उस तरह का है। उसके हिसाब से वो क्लासीफाई करके जो उस तरह के और केसेस हो रहे हैं उन केस से उसको एसोसिएट कर दिया जाता है। आपको आयोग का नंबर भी भेजा जाता है, आपको तुरंत कि आपका केस इस आयोग को दिया गया, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। जो आपके एरिया का थाना है वहाँ पर तुरंत बता दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप एक ईमेल बैंक को लिखें, जिसमें बैंक को बताएं कि भाई आपके संग ये ट्रांजेक्शन हुआ और उस पर आप डिस्प्यूट रेज करना चाहते हैं।
वो कर देंगे आप। फिर आपका कम्युनिकेशन बैंक से ही ज़्यादा होगा। लेकिन सर अगर कोई विक्टिम जो है जिसका ऐसा हुआ है वो एक अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर कर रहा है तो वो पैसे वापस क्यों नहीं आते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जो अकाउंट्स होते हैं जहाँ आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, ये म्यूल अकाउंट्स होते हैं। म्यूल अकाउंट्स, अगर इफ यू कैन एक्सप्लेन क्या होते हैं? म्यूल का मतलब क्या होता है? गधा। जो गधा है वो कैसे अकाउंट क्रिएट हो जाता है? क्योंकि आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है किसी व्यक्ति को लालच देकर कि भाई टैक्सेशन का कुछ पैसा बचाना है, आपके अकाउंट में आएगा, आप कुछ पैसा रख लेना, बाकी ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। तो आप अपने अकाउंट का कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। ऐसे में वो अकाउंट म्यूल अकाउंट बन जाता है। कई बार वो लालच देकर आपसे नया अकाउंट भी क्रिएट करा लेगा कि अपना करंट अकाउंट मत दीजिए जो भी आपका चल रहा है, आप एक नया अकाउंट हमारे लिए बना दीजिए अपने नाम से, ठीक है। अब अकाउंट के ओनर तो आप हैं, पर उसको कंट्रोल कोई और कर रहा है। वो उस पर पैसा डालता है, निकालता है, हो सकता है उसका कुछ हिस्सा वो आपको दे रहा हो, पर जिस दिन पुलिस उस अकाउंट को फ्रीज करेगी तो फिर आपके पूरे पैसे जाएंगे, जो दूसरे अकाउंट है उस पर भी जांच शुरू हो जाएगी। ऐसे में ये जानकारी लोगों को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि अपने अकाउंट का कंट्रोल यदि किसी को आपने दे दिया है तो आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। आज नहीं तो कल तो आप फंसेंगे, बच नहीं पाएंगे। कब तक पैसे निकाल पाएंगे आप? क्योंकि वो है तो फ्रॉड की पैसा। एक कंप्लेन भी हुई तो आप पूरी जो चेन होती है वो चली जाती है। आपके अकाउंट से पैसा आपने किसी और को दिया होगा ना, तो उसका भी फ्रीज हो जाएगा। अब वो हो सकता है आपके फादर हैं, आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, वो चेन में जितने अकाउंट आते जाएंगे सारे लॉक होंगे फिर। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। कभी किसी के संग जब तक कोई रीज़न वैलिड ना हो, कोई ऐसा अकाउंट का कंट्रोल किसी और को नहीं देना है। पहले तो ये ठीक है। दूसरा क्या होता है, कई बार लोग आपकी आइडेंटिटी चुरा कर भी अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। मेरे पास केस आया जिसमें किसी का आधार कार्ड या पैन कार्ड मिसयूज़ हुआ और उसके नाम से अकाउंट खोल लिया गया, और यहाँ तक भी सिचुएशंस आई कि उसके नाम से कंपनी खोल ली गई और जीएसटी के नोटिसेज आने शुरू हो गए उसको। उसके बाद जब उसने जांच शुरू की तो पता पड़ा तो कंपनी मेरी है भी नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपने जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये किसी को नहीं देना है। आधार कार्ड यदि आपको किसी को शेयर करना ही है तो मास्क आधार कार्ड शेयर करें। इसमें क्या होता है कि आपके बाकी सारे डिजिट मास्क होते हैं, सिर्फ 4 डिजिट लास्ट के दिख रहे होते हैं। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप डाउनलोड, इसके लिए UIDAI जो वेबसाइट है .gov.in, उस पर जाएं, लॉगिन करें। आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो गई आधार कार्ड, उसमें OTP आएगा जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे। अब आप उसमें एक फैसिलिटी है कि आप अपने आधार का वेरिफिकेशन डिसेबल भी कर सकते हैं कि कोई भी मेरे आधार से कुछ अवेल ना कर सके। जैसे कोई बैंक अकाउंट खुलना है तो आधार से वेरिफिकेशन होगा। आपने यदि अपने UIDAI के सर्वर पर जाकर डिसेबल कर दिया तो वो आप कोई नया अकाउंट नहीं खोल पाएगा। कोई सिम कार्ड चाहिए तो आधार से वेरिफिकेशन होगा तो वो नहीं क्रिएट कर पाएगा, तो पहले तो वो डिसेबल करता है। और दूसरा, जो डाउनलोड करे आधार, वो मास्क आधार कार्ड डाउनलोड कर ले, उसको शेयर करेंगे तो आप सेफ हैं। सो डिजी लॉकर पे जो होते हैं वो भी मास्क होते हैं। हाँ। दूसरा, यदि आपको कोई और डॉक्यूमेंट किसी को दिखाना है तो पैन कार्ड वगैरह ना दिखाएं या ना शेयर करें। आप चाहें तो ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं जो कभी आइडेंटिटी के लिए लेना हो। तो ये कॉमन सेंस मेरे ख्याल से सबके अंदर डालना बहुत ज़रूरी है कि ये डॉक्यूमेंट जो है जिनसे कि कंपनीज क्रिएट की जा सकती हैं या अकाउंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं या सिम कार्ड इशू हो सकते हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है। आपको जितना कम आप शेयर करेंगे उतने चांसेस हैं कि आपको कोई इम्पर्सोनेट नहीं कर पाएगा। राइट। ओके, सो बिफोर वी एंड दिस एपिसोड सर, क्या क्विक टिप्स होंगी आपकी जो आप लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, आज हम डिजिटल के बारे में लोगों को बता रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगले दिन क्रिमिनल कोई नए स्वरूप में आपके सामने आ जाएगा, किसी दूसरी गवर्नमेंट एंटिटी को इम्पर्सोनेट कर आपको संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। तो एक जेनरिक अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस बनाने की ज़रूरत है कि कभी भी कोई सरकारी विभाग या कोई प्राइवेट एजेंसी भी, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज या बैंक्स, इस तरीके से कॉल करके ना तो आपको थ्रेटन कर सकते हैं, ना कोई आपको लालच देंगे। ये 2 चीज़ें यदि आप पुख्ता कर लें अपने दिमाग में तो 99% केसेस से तो बच जाएंगे। क्योंकि दिक्कत ये है कि हमारे दिमाग में जो परसेप्शन बना हुआ है इन एंटिटीज़ का, इन विभाग का, कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉल आता तो आदमी 2 मिनट को कांपता ही है, एक पल को भी नहीं सोचता कि यार ये इम्पर्सोनेशन भी तो हो सकता है। राइट। और आप उसके आगे फिर चाहे डिजिटल अरेस्ट या कुछ भी काम शुरू हो जाता है। ये जानकारी मेरे ख्याल से इस समय भारत में लोगों को नहीं है और लोग कभी कोर्ट कचहरी जाने से अवॉइड करते हैं, पुलिस थाने भी नहीं जाते, तो उन्हें पता नहीं कि पुलिस कैसे काम करती है। पुलिस के पास इतना फुर्सत नहीं होती कि वो आपको 103 दिन तक इंगेज करके रखे। एक पुलिस ऑफिसर के पास 250-300 केसेस होते हैं।
आईओ के पास, जो वो उस समय इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। राइट। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कोई आपको घंटों एंगेज करके बात करने वाला नहीं है, और यदि ऐसा कर रहा है तो फिर ये क्रिमिनल ही है। और रोहन भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने डरना नहीं है। डर आपका सबसे बड़ा शत्रु है। यदि आप निडर होकर रिएक्ट करेंगे तो क्रिमिनल खुद डर जाएगा, खुद भागेगा। जब मेरे पास भी इस तरह की कॉल आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए जी, और मैंने कई बार उनको ट्रैप करने की कोशिश की। मैंने कहा कि हाँ यार, मेरा कुरियर था, मेरा ही था, और उसमें तो मैंने ड्रग भेजा था, आ गया क्या वापस? तो सोचो उसका रिएक्शन क्या था। अरे सर, आप मतलब जरा सा आप ट्रू नॉर्मल होते हो, क्योंकि जब तक उसको लगता है डर ही नहीं रहा तो खेल खत्म हो गया ना, फिर वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। आपने डरना ही नहीं। एक मैंने वीडियो देखा, मीम बनाया कि ऐसी कोई केस था, गाड़ी चल रही है पुलिस की, और उस लड़की को बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, आपके घर आ रहे हैं, अरेस्ट करने आ रहे हैं, हम आपके घर ही आ रहे हैं, और ऐसा करो वरना आपके घर आके, और वो सायरन बजा रही है। तो वो लड़की पीछे से बोल रही है कि अच्छा आप आ रहे हैं तो किस रास्ते से आ रहे हैं? तो एकदम घबरा गया पुलिस वाला, इस रास्ते, अच्छा उस रास्ते से आ रहे हैं, हाँ तो राइट साइड पर मोमो की दुकान होगी ना, वो 4 मोमो भी लेते हैं। ये रियल वीडियो बनाया था उसने। जब इस हद तक इनको धोना शुरू करेंगे क्रिमिनल्स को, तो इनकी हिम्मत टूटेगी। बिल्कुल सही है सर। तो मेरे ख्याल से वी शुड लर्न दीज थिंग्स, कि हम इतना लाइट कर दें उसको। ऐसे आप अपने आप को इतना खास मत समझिए कि भारत सरकार की सारी एजेंसीज आपके लिए पीछे पड़ चुकी हैं। ऐसा नहीं होता। ट्रू सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात भी कही। हमेशा आप भी याद रखें कि फ्रॉड जो लोग करते हैं उनका सबसे फेवरेट टूल फियर ही होता है। बिल्कुल। और आप लोगों का वेपन होना चाहिए अवेयरनेस, और इसी अवेयरनेस के लिए हम आपके लिए बंधन बैंक कनेक्ट के एपिसोड्स लेकर भी आते हैं। आई थिंक आज के एपिसोड में आपने सीखा होगा कि क्या क्या आप गलतियां करते हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। ऐसी और भी चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच अमित सर, आपने इस बारे में हमें और एनलाइटन किया। थैंक यू। सो बस आपको इतना सा काम करना है, अगर अवेयर हो गए तो आपके लिए भी फ्रॉड से बचना पॉसिबल है। राइट? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। निडर रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और पॉडकास्ट देखते रहेंगे तो आपके लिए किसी भी फ्रॉड से बचना पॉसिबल है। बंधन बैंक कनेक्ट के नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे सर विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।